नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, चंपावत से खबर, जहां उपचुनाव के लिए सीएम धामी के नाम का ऐलान हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अब नाम की घोषणा कर दी है। 31 मई को चंपावत सीट पर उपचुनाव होना है। 3 जून को चंपावत सीट पर मतगणना है और 9 मई को धामी अपना नामांकन कर सकते हैं। 3 जून को चंपावत सीट पर मतगणना हो जाएगी। 31 मई को चंपावत सीट पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है। ये उपचुनाव चंपावत सीट पर हो रहा है। ये बड़ी खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी के तौर पर धामी के नाम का ऐलान हो चुका है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, ये तय था पहले से, लेकिन अब आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से 11 मई को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक उम्मीदवार के नाम की वहां पे पर्ची भेजनी होती है। तो ऐसे में लिहाजा जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम पहले से ही तय था, तो भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज कर दिया है। अब अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद फिर 31 मई को मतदान होगा और 3 मई को नतीजे आएंगे। बिल्कुल। और अविनाश, किस तरह से इस चुनौती को देखा जा रहा है? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी इस जीत को तय मान के चल रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि जब 3 जून को नतीजे आए तो जो मार्जिन है जीत का वो बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से खटीमा में मुख्यमंत्री को हार मिली थी, तो एक बड़ा संदेश जाए कि मुख्यमंत्री की काफी ज्यादा लोकप्रियता है और यही कारण है कि जब चंपावत से वो चुनाव लड़े बगल की सीट से, तो काफी बड़ी मार्जिन हुई है। तो बीजेपी की अब यही कोशिश है कि जब 31 मई को मतदान हो और 3 जून को जब नतीजे आए तो बड़ी मार्जिन के साथ मुख्यमंत्री वहां से चुनाव विजय करके आए। जी, और जिस तरह से अविनाश जानते हैं कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो सीएम धामी चुनाव हार चुके थे और उसके बाद इसी वजह से वे उपचुनाव ये लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कितना स्थिति में परिवर्तन देखा जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए, वे अपनी सीट हार गए थे, अब दोबारा से मैदान में। बिल्कुल, अगर बात करें तो बीजेपी इसी के लिए पूरी तैयारी कर रही है और वहाँ पे अगर बात करें तो उत्तराखंड बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा को इंचार्ज बनाया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे प्रचार किया जाए, सारे लोगों से संवाद किया जाए, जिससे कि मुख्यमंत्री के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। और बीजेपी की एक कोशिश है कि यहाँ से मुख्यमंत्री जब जीते तो एक बड़ी मार्जिन के साथ जीते, क्योंकि जिस तरीके से संदेश लगातार बीजेपी दे रही है कि मुख्यमंत्री को काफी ज्यादा लोकप्रियता उत्तराखंड में मिल रही है, तो उनकी लोकप्रियता का कहीं ना कहीं परिणाम होगा जब 3 जून को नतीजे निकल के आएंगे चंपावत विधानसभा का। और यही कारण की पूरी बीजेपी जुटी हुई है कि किस तरीके से बेहतर परिणाम अपने पक्ष में लाया जाए, बड़ी मार्जिन के साथ जीत कैसे दर्ज की जाए। जी, क्या एक तरह से चुनौती जो विपक्ष है वो दे पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो इनका प्रत्याशी है वो नाम भी तय नहीं हो पाया है, तो ऐसे में विपक्ष की तैयारी कैसी देखी जा रही है? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है अभी नामों को लेकर के। आज या कल में अपने आधिकारिक उम्मीदवार के नाम का कांग्रेस पार्टी ऐलान कर देगी। कांग्रेस पार्टी की भी यही रणनीति है कि वो इस तरीके से गिव अप न करे मुख्यमंत्री के सामने, बल्कि एक मजबूत कैंडिडेट उतारे जिससे कि बेहतर चुनाव वहाँ पे लड़ा जा सके और मुख्यमंत्री को चुनौती दी जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है, किसके अंदर इतना वो दमखम देखती है जो मुख्यमंत्री को वहाँ से चुनौती दे सके। बिल्कुल, शुक्रिया अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रत्याशी भाजपा के तौर पर धामी के नाम का अब आधिकारिक ऐलान हो चुका है। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर नाम की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। शिवपाल यादव अपने संगठन को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने फिर से संगठन बनाने की बात कही है। वहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण है कहा। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर कहा कि योगी जरूर ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे। आजम खां पर उन्होंने कहा है कि नेताजी की अगुवाई में पीएम तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी। उनसे बात की हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। पीएसपीएल प्रदेश में अपने संगठन का पुनर्गठन करने जा रही है और इसे लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। हमारे साथ में इस समय पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हैं। सर, फिर से संगठन का पुनर्गठन किस तरह से? मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन की समीक्षा कर ली है। अब हमें पुनर्गठन करना है, प्रदेश कमेटी बनानी है, सभी प्रकोष्ठों के फिर से संगठन बनाना है। तो हम एक हफ्ते के अंदर पुनर्गठन बहुत जल्दी करेंगे। सर, एक सवाल, अभी चंदौली, प्रयागराज और अब ललितपुर लगातार घटनाएं हो रही हैं, इन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ प्रदेश में बात की जाती है, सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, और वो कहते हैं इसी के बल पर हम दोबारा सत्ता में आए हैं। तो अब इन घटनाओं के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बहुत ज़रूरत है।
जो घटनाएं ललितपुर में, प्रयागराज में और चंदौली में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, और पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये तो पूरे देश और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो इन पर जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संत हो तो उनका संत है, हृदय के मुख्यमंत्री हों, तो मुझे तो भरोसा है कि वो तुरंत इन घटनाओं को लेकर के बहुत सख्त निर्णय लेकर के इन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आज़म जी को लेकर एक सवाल ये ज़रूर करना चाहेंगे। आपने एक बार ये बात कही थी कि अगर नेताजी ने या सपा ने प्रयास किया होता, धरने पर बैठ जाते, तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात ज़रूर सुनते, यानी वहाँ तक बात को पहुँचाना चाहिए था। आप अब आज़म खान साहब की बात को लेकर कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, हमारा तो प्रयास ये है कि मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के लोगों को, जबकि लोकसभा के सदस्य आजम भाई भी थे, तो नेताजी की अगुवाई में प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचानी चाहिए था, तो कोई न कोई राहत आजम भाई को साथ न्याय मिलना चाहिए था। तो इसी बात को मैंने कहा है, नेताजी को भी कहा है मैंने कि अगुवाई करें, जिससे कि आजम खान साहब को न्याय मिल सके। कई लोग अब ये चर्चा करने लगे कि नेताजी के साथ भी दूरियां बढ़ रही हैं, क्या ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, नेताजी तो हमारे साथ तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे नेताजी साहब। एक सवाल आपके ट्वीट को लेकर। आपने जो ट्वीट किया बिना नाम लिए, आपने कहा कि सम्मान के न्यूनतम तक समझौता किया। इस पूरे ट्वीट को हम देखते हैं, जिनको चलना सिखाया उन्होंने रौंदा। इस पूरे ट्वीट में 3 चीज़ दिखती हैं। आपका कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है, कहीं ना कहीं दुख भी है, और आगे जो पुनर्गठन की बात है उत्साह भी। तीनों चीज़ें इसे एक ट्वीट में है, क्या कहेंगे उसे लेके? समझदार के लिए सारा ही बहुत है, बस इस पर हमें इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो शिवपाल जी का साफ कहना है कि उचित समय का भी और इंतज़ार करना होगा, और जहां तक बात है ट्वीट की उनके, तो उन्होंने कहा समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और फिलहाल पार्टी जो है वो अपने संगठन के पुनर्गठन को लेकर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है, और 1 हफ्ते के अंदर पूरे संगठन को खड़ा कर दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। उधर झांसी दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर सरकार को घेरा है। उन्होंने ललितपुर की घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि अपराध के मामलों में सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को मिल रहे हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर अटैक को लेकर भी सपा मुखिया ने सरकार पर करारा वार किया। अगर आपके पास स्टे है कोर्ट का, तब भी सरकार नहीं परवाह कर रही। इनके अपने गैरकानूनी बने हुए चीजें, उसमें बुलडोजर नहीं चला रहे। तो इसीलिए मैंने कहा, क्या थाने पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? समाजवादी पार्टी जहां कहीं भी अन्याय होगा उसके साथ खड़ी दिखाई देगी, लड़ाई लड़ेगी। उनका दल है, वो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका दल है, उनका दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था, केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अरे इतना तो आप भी जानते हो। बढ़ते हैं आगे। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को चुनौती दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में नहीं घुसने दूंगा। अयोध्या आने से पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक सीएम को नहीं मिलना चाहिए, और उनसे और राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। ये बात भी उन्होंने कही है। ट्वीट कर ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। अयोध्या में आने से पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे राज ठाकरे। जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, मेरा आग्रह है कि तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और आमजन की ही भूमिका रही है। ठाकरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है।
हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी। सर, अगर बात करें तो आपने राज ठाकरे के अयोध्या आगमन का विरोध किया है, कारण क्या है? क्योंकि आजकल तो आपकी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विरोध है और ये मन को जो मेरे मन जो है ये आज से नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब टैक्सी के नाम पर, उत्तर भारतीय के नाम पर और मराठा मानुष के नाम पर टैक्सी वालों को पीटते थे, विद्यार्थियों को पीटते थे, मजदूरों को पीटते थे, कारोबारियों को पीटते थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को पीटते थे। तब से ये मेरा दर्द है और मैं तब से सोच रहा था कि कहीं मुलाकात हो, लेकिन संजोग नहीं बनी। मुलाकात कभी हुई नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आपकी यह राजनीति क्या है। लेकिन राज ठाकरे ने आज तक अपने किसी काम के लिए माफी नहीं मांगी। अगर वो माफी नहीं मांगते आते हैं तब आप क्या करेंगे? अरे हम नहीं घुसने देंगे भैया, हम नहीं घुसने देंगे। अगर राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे, तो मैं जो है नंदनी गौ माता की सेवा करता हूं और नंदनी गौ माता की सेवा दिलीप ने किया था। दिलीप से रघु हुए थे और रघु से अज हुए थे, अज से दशरथ हुए, दशरथ से राम हुए थे। मैं उस पीढ़ी का हूं, मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर मेरा इतिहास आओ चल करके, मैं घुसने नहीं दूंगा और ये मेरा व्यक्तिगत मत है और व्यक्तिगत नहीं घुसने दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होगी? स्थिति सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में, और अगर आप रुकते हैं, आप सांसद है बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं अयोध्या में कानून व्यवस्था खराब होगी। अब भैया जो निकल गया वो निकल गया। उत्तर भारतीय से माफी मांग लें, एक लाइन की माफी मांग लें, आ जाए भैया, हम भी उनका स्वागत करेंगे। और भैया अगर नहीं माफी मांगे तो मैं कसम भगवान की घुसने नहीं दूंगा। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये हैं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिनका कहना है कि अगर राज ठाकरे अयोध्या आते हैं बिना माफी मांगे तो किसी भी कीमत में अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। दर्शक सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी मां के बीच हुई मुलाकात को लेकर शायर मुनव्वर राना ने कहा है कि मां से मोहब्बत करने वाले लोग मुझे पसंद हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर मुनव्वर राना ने शेर भी पढ़ा। मैंने देखा योगी जी अपनी माँ से मिलने गए, उनके पाँव छू रहे हैं, उनके आंचल के नीचे खड़े हुए। तो जाहिर बात है, हमने हमारी पूरी जिंदगी की इबादत ये है कि मैंने माँ से मोहब्बत की और मुझे माँ से मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। तो ये पता नहीं ये मेरी कमजोरी है या मेरा नशा है या मेरा इश्क है। जो भी अपनी माँ से मोहब्बत करता है वो कहीं ना कहीं से दिल के कोने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। पहले तो मेरी माँ को माँ नहीं है, तो जिसके पास भी माँ मौजूद है वो अपनी माँ से जाके मिलता है। इसी बहाने मैं अपनी माँ को याद कर लेता हूँ। योगी जी को मैंने किसी मुलाकात में अपनी किताब माँ दी थी, शायद उन्होंने पढ़ी हो और उनको देखा, अच्छा माता याद आई, मुझे माता के चरणों में गए और सारी जन्नत में तो उसकी माँ के नीचे हम दुनिया में पिछले जाए, बन जाए। बल्कि एक शेर हमारा और भी है, वो भी योगी जी के लिए है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, दिखाया गोद में माँ ने सबा, दिखाया गोद में माँ। हालांकि गाहे बगाहे मुनव्वर राना बीजेपी के आलोचक रहे हैं और अवार्ड वापसी केंद्र की बीजेपी सरकार के कुछ कार्यों के खिलाफ वे कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां आज अंतिम दिन अपने घर से वे विदा हुए। विदाई के दौरान सीएम योगी एक बार फिर से अपनी मां के बेहद करीब दिखे। मां ने उन्हें अपने हाथों से मीठा खिलाकर विदा किया। वहीं सीएम योगी मां के पांव छूकर घर से रवाना हुए। आपको बता दें कि मंगलवार को सीएम योगी 5 साल बाद अपने गांव पंजूर पहुंचे थे। ललितपुर में महिला से 3rd डिग्री टॉर्चर के मामले में कांस्टेबल अंशु पटेल, महिला दरोगा पारुल
मेहरोनी कोतवाली इंचार्ज कामता प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वालों पर यह कार्रवाई की। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे। बताया जा रहा है कि महिला पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई थी। दरअसल मेहरोनी कोतवाली में तैनात कांस्टेबल अंशु पटेल ने उनके यहाँ एक महिला खाना बनाने का काम करती थी। 17 तारीख को कांस्टेबल अंशु पटेल ने कि यहाँ पर चोरी हो गई थी, लेकिन उसे खाना बनाने वाली पूजा पर चोरी का शक था। इसीलिए महिला को घर के अंदर बंद कर लिया और पति पत्नी ने महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। महिला को टॉर्चर करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। हमारे सब चोरी का अंजाम लगाया है कि तुमने हमारी चीजें उठाई है। हमने मैम से बोला हमने नहीं उठाया, इतनी दिन से उनकी चीज उठी है तो उनने उस दिन तो बताई नहीं है। जिस दिन हम खाना बनाने गए उस दिन उनने कुंडी लगा ली है मेरे, तो पूरी अपने पतिदेव को बुलाओ तो अपने पतिदेव को बुलाया तो वाली ने कुंडी लगाई है। मारपीट किसने करी है? उनके घर वालों ने, और कोर्ट वाले में जो ड्यूटी करती थी तो उसने भी मारा है। मेहरोनी में एक प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें महिला द्वारा बताया गया है कि इसके ऊपर चोरी का आरोप लगा करके थाने के एक सिपाही और थाने की ही एक महिला दरोगा द्वारा मारपीट की गई। ये प्रकरण पुनः इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया गया। इसमें तत्काल FIR दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस के जो इसमें एक सिपाही है उनका नाम लिया गया है, महिला सब इंस्पेक्टर है उनका नाम लिया गया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना सीओ मेहरोनी के द्वारा संपादित की जा रही है। मथुरा के सदर बाजार स्थित पुलिस लाइन के सामने एक मनचले की महिला ने जमकर धुनाई कर दी। युवक महिला की बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था। पिटाई के बाद युवक माफी मांगने लगा, जिसके बाद उसे छोड़ा गया। युवक पुलिस लाइन स्थित परचून की दुकान पर काम करता है। जबरदस्ती मारे दे रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें बागपत से, जहां मुकदमा दर्ज होने के बाद स्कूल का प्रबंधक SB यादव गिरफ्तार हो चुका है। बस का चालक महावीर भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। आज सुबह बस से कुचलकर छात्र की मौत हो गई थी। नियम के खिलाफ यहां स्कूल का संचालन हो रहा था। स्कूल पहले ही सील हो चुका है और अब ये गिरफ्तारी की गई है। बस का चालक महावीर गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी बागपत से, मुकदमा दर्ज होने के बाद अब स्कूल का प्रबंधक SB यादव भी गिरफ्तार हुआ है। बस का चालक महावीर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि आज सुबह ही छात्र की कुचलकर मौत हो गई थी बस से, और नियमों के खिलाफ पाया गया है कि इस स्कूल का संचालन हो रहा था। पहले भी ये स्कूल सील हो चुका है और अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया है। ज्यादा जानकारी राजीव पंडित हमारे संवाददाता देंगे। राजीव, कोर्ट में पेशी हो चुकी है, क्या रहा आज की कार्रवाई में? ये स्कूल प्रबंधक SB यादव को और चालक जो है सहस्त्र बाबू पुत्र महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और जेल, अब वर्तमान में दोनों लोग जेल जा चुके हैं। जी राजीव, ये बताया गया कि स्कूल का जो संचालन है वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा था और पहले भी ये सील हो चुका है। इस मामले में क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? इसमें मामले में पुलिस से पहले मैं BSc की बात करूं तो BSc का बेसिक शिक्षा विभाग का ये कहना था कि इस स्कूल की 1 से और कक्षा 5 तक की मान्यता नहीं थी, जबकि कक्षा 6 से और 8 तक की मान्यता थी। ये स्कूल बेसिक स्कूल यानी कि गैर मान्यता के उसमें चलाया जा रहा था, जिसके खिलाफ BSc ने सील लगाई है। BSc ने राघवेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे, उन्होंने सील किया है। उसके बाद मुकदमा दर्ज पुलिस की तरफ से किया गया, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग और पुलिस दोनों मिलकर स्कूल पर शिकंजा कस रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो ये बागपत का मामला है, जहां अब स्कूल का प्रबंधक SB यादव भी गिरफ्तार हो चुका है। इससे पहले बस का चालक महावीर भी गिरफ्तार हो चुका है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्कूल वाहन से बच्चे की कुचलकर आज
मौत हो गई थी और कुचलने के बाद जब मौत हुई तो परिवार के लोगों ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। नाराज लोगों ने हंगामा भी किया और सड़क पर जाम भी लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने अब त्वरित कार्रवाई करते हुए चालक को गिरफ्तार किया और उसके बाद प्रबंधक को गिरफ्तार कर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि स्कूल के वाहन से आज बच्चे की जान चली गई थी और पाया गया कि ये स्कूल कई नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालित किया जा रहा था, जबकि ये पहले भी सील हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन में देखने को मिल रहा है। आपको 3 तस्वीरें अब दिखाएंगे। पहली तस्वीर होगी राजधानी लखनऊ की, जहां अमीनाबाद इलाके में बुलडोजर एक्शन में दिखा, अवैध मार्केट को यहां गिरा दिया गया। दूसरी तस्वीर बांदा की है, यहां केन नहर के जमीन पर सपा नेता रामोतार यादव ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे हटाया गया। इसके साथ ही तीसरी यानी आखिरी तस्वीर रामपुर की है, यहां आजम खां के करीबी सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह के कब्जे से करोड़ों की जमीन को मुक्त कराया गया है। लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। अब खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम क्षेत्र के कनावली गांव में गाजियाबाद प्रशासन अपनी जमीन को खाली करवाने के लिए पहुंचा। यहां करोड़ों रुपए की जमीन है, जिस पर बुलडोजर चलने लगा। यहां एसडीएम सदर और सीओ इंद्रापुरम अभय कुमार मिश्रा फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे। करोड़ों रुपए की जमीन को करावली गांव में खाली कराया गया। 20 से 25 सालों तक इस जमीन पर अवैध कब्जा बना हुआ था। सरकारी जमीन है जिसको हम कब्जा मुक्त करा रहे हैं। ये शासन की जो और मंशाएं हैं कि जो गरीबों को किसी प्रकार से कठिनाई ना हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर इसमें किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई किसी को महसूस हो रही है, उसको भी कह रहे हैं कि आप आके जो रेवेन्यू हमारा टीम है उससे संपर्क कर सकते हैं, उनके समस्याओं का भी निदान कर देंगे। लोगों का मिला जुला खाता होता है, उस आधार पर जो भी सरकारी ज़मीन है उसे खाली कराया जाएगा। बाकी अगर कोई प्राइवेट लैंड है, उस पर कोई निर्माण कार्य हुआ है तो उसे इस कार्रवाई में टच नहीं किया जाएगा। कानपुर में घाटमपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बनाए गए मदरसा इस्लामिया पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां अवैध कब्जा कर ये मदरसा बनाया गया था। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में ये बाबा का बुलडोजर चला, जहां भद्रस में मदरसा रोड पर मदरसा इस्लामिया की ओर से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को अब नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। इस कार्रवाई के दौरान एक प्लाटून पीएसी और कोतवाली का फोर्स की भी मौजूदगी रही है। कोतवाली की फोर्स भी यहां पहुंची थी। आपको बता दें कि शहर के मदरसा रोड पर मदरसा इस्लामिया बना हुआ है। मदरसा इस्लामिया 6 बीघा जमीन पर बना है और इसके अलावा सरकारी जमीन को कब्जा कर और भी यहां निर्माण किया गया था। कार्रवाई के बीच कुछ लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन भारी फोर्स ने आगे आकर इस हंगामे को शांत कराया। उनकी एक न चली। घाटमपुर कस्बे में सरकारी सार्वजनिक भूमि खाद के गड्ढे खेल के मैदान में इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से अवैध कब्जे को नगर पालिका परिषद घाटमपुर द्वारा हटाया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से ये कार्रवाई संपन्न कराई गई और किसी भी प्रकार से किसी धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार के अपमानजनक कार्रवाई जैसी कोई भी घटना यहाँ पर कारित नहीं की गई है।